नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज नंबर 2 है, इसको आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सीरीज नंबर 2 में सीरीज 1 की तरह ही 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। इन 10 प्रश्नों को आपको पढ़ना है और सही आंसर को आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये जो भी प्रश्न मैं आपको आज दूंगा या जो भी ये सीरीज है, ये खासकर यूपी टेट और एस्टेट को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूँ 2023 के लिए। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। करें कम समय में सही और बेस्ट तैयारी। ये आप वीडियो को देखेंगे आपको खुद लगने लगेगा। ठीक है, तो कल आपसे पूछा गया प्रश्न, कल मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर क्या है, ध्यान से समझिए। कल में क्या हो गया, सीरीज वन में जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था होमवर्क के फॉर्म में, वो क्या है, शिक्षण अधिगम तब बनता है जब कुछ नया करता है। कौन कुछ नया करता है? बालक, शिक्षक, मित्र या फिर समाज। इसका आंसर कुछ लोगों ने दिया था, कुछ ने शिक्षक बताया और कुछ ने बालक। चलिए सही आंसर को समझते हैं। शिक्षण क्या होता है, पहले बात करते हैं शिक्षण की। शिक्षण जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? शिक्षण। और अधिगम क्या होता है? अधिगम क्या होता है? अधिगम का साधारण सा अर्थ होता है सीखना। ठीक है, या फिर व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ये व्यवहार में परिवर्तन होता कैसे है? व्यवहार में परिवर्तन हो कैसे जाता है? तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया से। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, यही क्या है? यही शिक्षण है। और अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसके थ्रू ये वाला रिजल्ट मिलता है, इसके थ्रू ये वाला रिजल्ट मिलता है। शिक्षण के थ्रू अधिगम आती है। तो अधिगम करेगा कौन? सीखेगा कौन? कौन सीख रहा है? बालक सीख रहा है। शिक्षण कौन करता है? तो शिक्षक करता है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप आंसर को कमेंट भी कर दीजिए। महिला एवं बाल विकास विभाग किसके अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, नीपा के या फिर भारत सरकार के? महिला एवं बाल विकास विभाग होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, इसकी स्थापना 1985 में होती है। कौन करता है? तो भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और 1985 में इसका क्या नाम था? महिला एवं बाल विकास विभाग। 30 जनवरी 2006 को, या फिर यूं बात करें जनवरी 2006 को क्या होता है? विभाग का नाम मंत्रालय कर दिया जाता है। विभाग हटा करके क्या कर दिया जाता है? मंत्रालय। तो नाम इसका क्या बन जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंद्र सरकार। और केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो महिला एवं बाल विकास की केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी है। ठीक है, और ये वर्तमान में अमेठी जिले से यूपी में सांसद हैं। क्या है? सांसद। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर आपने क्या देखा कि भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। तो भारत सरकार के अंतर्गत ये विभाग आता है। और इस विभाग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इस विभाग का? तो महिलाओं एवं बालकों का समुचित विकास, बालकों का समुचित विकास इसका उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य क्या हो गया? तो महिलाओं एवं बालकों का समुचित विकास। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? भारत सरकार के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आंगनबाड़ी का दूसरा नाम क्या है? आंगनबाड़ी का दूसरा नाम, गलती से आड़ी बाड़ी मत लगा देना, ठीक है, नहीं तो आड़ी बाड़ी में हो जाएगा। तो आंगनबाड़ी का दूसरा नाम क्या है, पहले यहां पे समझिए। आंगनबाड़ी को
आंगन आश्रय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आंगन आश्रय के नाम से भी इसको जाना जाता है। आंगन आश्रय, आंगन आश्रय के नाम से इसको जानते हैं, आंगनवाड़ी को। इसके लाभार्थी कौन होते हैं? आंगनवाड़ी के लाभार्थी कौन होते हैं? लाभार्थी होते हैं खासकर महिलाएं, महिलाएं और बच्चे, महिलाएं और बच्चे। बच्चों की उम्र 0 से 6 या फिर 6 साल से कम, या फिर 6 साल से कम जो बच्चे होते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब होती है? आंगनबाड़ी कब बनता है? तो 1975 में, 1975 में सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है आंगनबाड़ी का। ठीक है, और बाल बाल विकास केंद्र नाम से, बाल विकास केंद्र नाम से संचालित किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण अंचल में लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीणांचल में, ग्रामीणांचल में, गांव में क्या होता है? महिलाओं और बच्चों, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य को कम या फिर खत्म करना, साथ ही साथ मृत्यु दर कम करना, मृत्यु दर कम करना, ये आंगनवाड़ी का स्पेशली लक्ष्य है। ठीक है, तो यहां पे इसका लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक बाल विकास, मध्य बाल विकास, उच्च बाल विकास, या फिर समन्वित बाल विकास? समन्वित बाल विकास, समन्वित को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट चाइल्ड डेवलपमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समन्वित बाल विकास भी इसको बोलते हैं, समन्वित बाल विकास, बाल विकास। एक रील देखा मैंने, उसमें क्या था कि कोई रिपोर्टर पूछता है किसी से कि विकास हुआ है आपके गांव में? वो बोले नहीं, तब हम सो रहे थे। ठीक, तो समन्वित बाल विकास। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां है? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां है? तो उत्तर प्रदेश में आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में है। प्रयागराज, पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, प्रयागराज में आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विद्यालय में कैसा अनुशासन स्थापित होना चाहिए? विद्यालय में कैसा अनुशासन स्थापित होना चाहिए, आप बताइए। विद्यालय में सामाजिक अनुशासन, सांस्कृतिक, भौतिक, या फिर भय मुक्त? भय मुक्त मीन्स, भय मीन्स होता है डर, डर रहित, है ना, या भय रहित। भय मीन्स क्या होता है? डर रहित। तो सही आंसर क्या है इसका? भय मुक्त। विद्यालय में भय मुक्त अनुशासन स्थापित होना चाहिए। अगर आप देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो विद्यालय होता है, उस विद्यालय में अनुशासन भय मुक्त होना चाहिए। बच्चों में और टीचर में एक रिलेशन होना चाहिए, एक फ्रेंडशिप रिलेशन होना चाहिए। बच्चे स्कूल जाने से कतराए नहीं, डेली स्कूल जाएं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक शिक्षक को बच्चे के साथ बहुत ही घुल मिल के रहना पड़ता है। ठीक है, तो खासकर विद्यालय में जो अनुशासन होता है वो भय मुक्त होना चाहिए। ये छोटे प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों का सहयोगी, बालकों का सहयोगी सेवक व मार्गदर्शक कौन होता है? बाल केंद्रित शिक्षक में क्या होता है? सॉरी, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? ऐसी शिक्षा जिसमें बालकों को सेंटर में रखा जाए, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। क्या होता है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग? तो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग में बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। ये बच्चे हो गए, बच्चे को केंद्र में। तो बच्चों की जो भी रुचियां हैं, बच्चों की रुचि और उनकी क्षमताओं के आधार पर, उनकी क्षमताओं के आधार पर, ठीक है, शिक्षण कार्य किया जाता है, शिक्षण कार्य किया जाता है, शिक्षण कार्य
किया जाता है। बच्चों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। बच्चों की अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां होती हैं उनको दूर किया जाता है। और विद्यालय का जो परिवेश है उसे जीवंत बनाया जाता है। परिवेश को जीवंत बनाया जाता है। जीवंत बनाया जाता है। और ये सब रोल कौन अदा करता है? तो शिक्षक। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों का सहयोगी। बालकों का सहयोगी में क्या हो गया? बालकों के दोस्त के जैसा व्यवहार। बालक अपनी प्रॉब्लम्स को कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। उनके सेवक, लगातार बालक के लिए काम करना, और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शक, ठीक है, उनके मेंटोर, उनको क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में बताना। ये सभी काम कौन करता है? तो प्यारे शिक्षक इस काम को करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर किसे कहते हैं? आश्रित चर किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सही आंसर दीजिए। शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रधानाचार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है बताइए। देखिए शिक्षण प्रक्रिया में चर क्या होता है? वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के चर। शिक्षण के चर क्या होते हैं? शिक्षण के चर। शिक्षण के चर क्या होते हैं? तो ध्यान से समझिए। शिक्षण के चर होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। एक होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर। दूसरा होता है आश्रित चर। आश्रित चर। और तीसरा होता है क्या? तीसरा क्या होता है? हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर होता है। ठीक है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर, ये चर होते हैं। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप। स्वतंत्र चर में कौन आएगा? तो स्वतंत्र चर में आते हैं शिक्षक। कौन आता है? शिक्षक आता है। और आश्रित चर में कौन आएगा? आश्रित मीन्स क्या? देखिए स्वतंत्र मीन्स क्या हो गया? जो एकदम स्वतंत्र होते हैं, जिनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। शिक्षक क्या करता है? एकदम खुले विचारों के साथ पाठ योजना का तैयार करता है, एक प्रारूप तैयार करता है कि उसको कक्षा में क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो कोई भी बाउंडेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। लेकिन एक जो छात्र होता है, छात्र का काम क्या है? छात्र अपने शिक्षक पर फुल्ली आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं। अब जो टीचर पढ़ाएगा वो छात्र पढ़ेंगे, वो छात्र नोट करेंगे जो टीचर लिखाएगा। तो आश्रित चर में कौन आ जाएगा? छात्र। आश्रित चर में कौन आ जाएगा? छात्र आ जाएंगे। और हस्तक्षेप चर में दोनों आते हैं। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट दोनों आते हैं किसमें? हस्तक्षेप चर में। हस्तक्षेप चर में क्या होता है? ये बढ़िया चर होता है। ठीक है, अच्छा वेरिएबल होता है। इसमें ये पता चल जाता है कि एक जो स्टूडेंट है उसमें कौन कौन सी अधिगम से रिलेटेड कठिनाइयां आ रही हैं, बच्चा क्या सीख पा रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, और इसका निवारण फिर शिक्षक करता है। तो हस्तक्षेप चर, आश्रित चर और स्वतंत्र चर हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर किसे कहते हैं? अब तो आप सही आंसर दे पाओगे। तो शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर कहते हैं किसको? विद्यार्थी को। विद्यार्थी सही आंसर है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सूक्ष्म शिक्षण कैसा अध्यापन है? सूक्ष्म शिक्षण कैसा अध्यापन है? व्यवहारिक, सामाजिक, वास्तविक या फिर पारिवारिक? सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग। माइक्रो मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म। और टीचिंग मीन्स इधर क्या हो गया? प्रशिक्षण से लेते हैं, है ना, प्रशिक्षण। ठीक है, खासकर ये जो शिक्षण होता है ये प्रशिक्षण होता है ना, प्रशिक्षण कौशल एक है, प्रशिक्षण है। और ये कैसा कौशल होता है? तो वास्तविक कौशल होता है। कैसा होता है? वास्तविक अध्यापन कौशल
के श्रेणी में इसे रखा जाता है। अध्यापन कौशल, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। माइक्रो टीचिंग को सबसे पहले, या ऐसे बोल सकते हैं, इसका आविष्कार डी डब्ल्यू एलन ने किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, डी डब्ल्यू एलन ने इसका आविष्कार किया था। एक सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? 6 मिनट का इसका चक्र होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे सूक्ष्म शिक्षण वाले लेक्चर में। अभी के लिए बस आप इतना जानिए, ये एक वास्तविक अध्यापन कौशल होता है, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, डी.डब्ल्यू. एलन ने इसका आविष्कार किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चा किसी भी बात को आसानी से सीख लेता है यदि यह सीखना संबंधित हो। बच्चा किसी भी बात को आसानी से कब सीख लेगा? जब खेलने से संबंधित हो, उसके विषय से संबंधित हो, शिक्षक से संबंधित हो, या फिर कुछ करने से। बताइए, बच्चा किसी भी चीज को आसानी से कब सीख लेता है? जब कोई भी विषय वस्तु करके सीखने पर आधारित होती है। अगर बच्चा कुछ कर रहा है, करके सीख रहा है, तो वो ज्यादा देर तक उसके दिमाग में, ज्यादा टाइम तक उसके दिमाग में वो चीजें अंकित रहती है। ठीक है, तो करके सीखना, जैसे अगर आपको याद हो, हम लोग विज्ञान जब पढ़ते थे तो विज्ञान की पुस्तक पे क्या लिखा होता था? आओ करके सीखें। उसके पीछे की वजह क्या थी? करके सीख रहे हो अगर किसी भी चीज को, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बहुत ही लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो चीजें याद रहती हैं। तो आसानी से बच्चा कब सीख लेगा कोई चीज? जब कुछ करके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब बच्चों को, जब वो बताते हैं दाब के बारे में, एक कील लेते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं, एक गुब्बारा रखते हैं, फूट जाती है। लेकिन बंच ऑफ वो नेल्स लेते हैं, बहुत सी कील लेते हैं, एक साथ कील रहता है, फिर वही सेम गुब्बारा होता है, गुब्बारे को रखते हैं, गुब्बारा नहीं फूटता है। तो आप बताते हो बच्चे को, अगर कोई टीचर होता है कि ज्यादा एरिया होगा तो दाब कम लगेगा, कम एरिया होगा दाब ज्यादा लगेगा, तो बच्चे को अगर ये चीजें हम करके सिखाते हैं तो बच्चा आसानी के साथ सीख लेता है और कभी भूलता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुछ करके सीखने से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे? बच्चों की जिज्ञासाओं का सहज रूप से समाधान होता है। तो सहज रूप से समाधान बच्चों की जिज्ञासाओं का कहां पे होता है? कॉन्वेंट विद्यालय में, निजी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, या फिर एक आदर्श विद्यालय में? बताइए, जिज्ञासाओं का, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, इसका ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, उनके अंदर बहुत होते हैं। छोटे से बच्चे को कौवा दिखता है, पापा, भैया, चाचा, ये क्या है? या किसी भी चीज को क्या है, क्यों है, कैसे है? तो जो बच्चों की जिज्ञासा होती है सहज रूप से, उनका समाधान कहां पे होता है? तो इसका सही जवाब क्या है बच्चा? एक आदर्श विद्यालय में। आदर्श विद्यालय क्या होता है? आदर्श विद्यालय ऐसा विद्यालय होता है जिसका बाहर से और अंदर से शैक्षिक जो परिवेश हो वो एकदम रियलिस्टिक हो, बहुत ही अच्छा लगे, बच्चे को विद्यालय का वातावरण देख के ही खुशी मिले, साथ ही साथ भय मुक्त हो। बिल्कुल भी वहां पे डर वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी वहां पे डर वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चा किसी से बिना डरे, अगर बच्चे से कुछ भी पूछा जाता है, बच्चा बिना डरे उसका जवाब दे। बच्चे को टीचर के साथ इस तरीके से रिलेशन हो कि बच्चे को टीचर में अपने माँ बाप का अक्स मिले। ठीक है, साथ ही साथ इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए एक शिक्षक को बच्चे के साथ कि बच्चा स्कूल को छोड़ के जाए ना। स्कूल की लास्ट जब बेल लगती है, लास्ट घंटी लगती है, बच्चे को अंदर से बिल्कुल भी अच्छा ना लगे कि घंटी क्यों लग गई है। तो ये आदर्श विद्यालय की कुछ विशेषताएं होती हैं, और उस आदर्श विद्यालय में खासकर इस पे भी ध्यान दिया जाता है कि बच्चों की जो जिज्ञासाएं होती हैं उनको सहज रूप से उनका समाधान किया जाए, ताकि बच्चों की जिज्ञासा अच्छी तरीके से खत्म हो सके। ठीक है, तो जिज्ञासा मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज जानने की जो इच्छा होती है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? किसी बच्चे की मानसिक आयु को इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एज। ठीक है, तो किसी भी बच्चे का जो मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है और वास्तविक आयु है 8 वर्ष। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आईक्यू की बात कर रहे हैं। आईक्यू आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। वास्तविक उम्र को बोलते हैं क्रॉनिकल एज। ठीक है, मानसिक यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी है ना? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु।
वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले को यूज करके हम आंसर देंगे। तो IQ मीन्स क्या होता है? इंटेलिजेंट कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट, बुद्धि लब्धि। तो क्या हो जाएगा? मानसिक आयु कितनी है? तो 10 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितना है? 8 वर्ष है। और 100 से यहां पे गुणा कर दो, काट दो, 4 दूनी 8, 4 पचीसा में 100, 2 पंचे 10, 25 5 जा 125, 25 पच्चे 125। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है? 125। कहीं पे है ये 125 सही हो जाएगा। ठीक है। बच्चे की वास्तविक आयु 8 वर्ष। अगर 8 वर्ष का जो बालक है क्लास 1 में पढ़ रहा है या क्लास 2 में पढ़ रहा है, और क्लास 2 के मैथ्स के क्वेश्चंस को वो सॉल्व तो कर लेता है, थर्ड को भी कर लेता है, तो क्या बोलेंगे कि बच्चा तो है 8 साल का, लेकिन मानसिक आयु इसकी 10 वर्ष है। तो अगर बुद्धिलब्ध आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? मानसिक आयु, जिस तरीके से आप उसको देख रहे हो, अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन वास्तविक आयु, बच्चे का वास्तविक उम्र क्या है, आपको कितना लग रहा है, तो आपको जितना लग रहा है और जितना उसका वास्तविक है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा ये उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन या फिर बुद्धिलब्धि कहलाएगा। ये रहे टॉप 10 क्वेश्चन। होमवर्क क्या है आपके लिए? इसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट। आज का प्रश्न क्या है? एक बालक क्रियाशील होता है अन्य बालकों को देखकर, शिक्षकों से पढ़कर, स्वभाव से या फिर समाज में रहकर। इसका सही आंसर आप लोगों को करना है कमेंट करके आप सही आंसर बताइए। ठीक है। इसी तरीके से डेली आपको 10 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे, जिससे आपकी परीक्षा बेहतर हो सके, आप अच्छे से अच्छा अंक स्कोर कर सकें, यही कामना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।